गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है घूर्णन गतिज ऊर्जा। आज का जो टॉपिक है घूर्णन गतिज ऊर्जा है। घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा जानने के लिए आप लोगों को इसके पहले का टॉपिक जड़त्वा घूर्ण का व्यंजक जो है जड़त्वा घूर्ण आना चाहिए। जड़त्वा घूर्ण होता क्या है ना। तो ये पीछे लेक्चर में सब कुछ हो चुका है। आज हम बताएंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा। आज का जो मेन टॉपिक है घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तब समझ में आएगा। पिक्चर नहीं है कि आप थोड़ा सा कहीं से देख लेंगे। पढ़ना है होगा तो समझना होगा। तो स्टार्ट से लास्ट तक घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। इस घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए कुछ बातें हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब वो ये है, ये आपको पता होना चाहिए कि K बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। दूसरी ये बात पता होना चाहिए कि V इक्वल टू ओमेगा आर होता है, जहाँ ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। क्या है, कोणीय वेग। अब V क्या है, रेखीय वेग। अब आर क्या है, दूरी से मतलब है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और I बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर जड़त्वा घूर्ण, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक दिख रहा है इधर। K बराबर 1/2 mv स्क्वायर पता होना चाहिए। V बराबर ओमेगा आर होता है, ये भी पता होना चाहिए। I बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर जड़त्वा घूर्ण, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी और कुछ बातें हैं। जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है ना, जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है तो उसके जो अवयवी कण होते हैं वो वृत्तीय गति करते हैं। जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है तो जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है तो वो पिंड जिन कणों से मिलकर बना होता है वो कण वृत्तीय गति करते हैं। और उन सभी कणों का, जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है, अच्छे सुनना, जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है तो जो उसके अवयवी कण होते हैं वो वृत्तीय गति करते हैं। और उन सभी कणों का कोणीय वेग जो है वो समान होता है, रेखीय वेग अलग अलग होता है। जब कोई पिंड घूर्णी गति करेगा तो उसके अवयवी कण वृत्तीय गति करेंगे और उन सभी कणों का जो कोणीय वेग होगा वो समान होगा, लेकिन रेखीय वेग सभी कणों का अलग अलग रहेगा। कोणीय वेग माने ओमेगा और रेखीय वेग यानी V। तो जितने कण होंगे उनका रेखीय वेग V1, V2, V3 अलग अलग होगा, लेकिन कोणीय वेग सभी कणों का ओमेगा समान रहेगी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम इसको देखिए, इसका चित्र बनाते हैं। ये कोई पिंड है और ये कोई पिंड घूर्णन अक्ष AB के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। मान लो पिंड जो है कई कणों से मिल करके बना है। उन कणों में से कुछ कणों को हम दिखा रहे हैं। ये कण m1 द्रव्यमान का है, ये कण m2 द्रव्यमान का है, ये कण m3 द्रव्यमान का है, ये कण m4 द्रव्यमान का है। और भी बना सकते हो। इसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r1 है, ये r2 है, ये r3 है, ये r4 है। इसका रेखीय वेग v1 है, इसका रेखीय वेग v2 है, इसका रेखीय वेग v3 है और इसका रेखीय वेग क्या है, v4 है। लेकिन सभी कणों का जो कोणीय वेग है ओमेगा समान है। क्या कहा हमने, कोई पिंड है, दृढ़ पिंड कह सकते हो, कोई पिंड है AB अक्ष के परितः, कोई पिंड AB अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। पिंड कई कणों से मिलकर बना है। उन कणों का द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3, m4 है।
तथा घूर्णन अक्ष से उनकी लंबवत दूरी क्रमशः r1, r2, r3, r4 है तथा उन कणों का रेखी वेग क्रमशः v1, v2, v3, v4 है तथा कोणीय वेग ओमेगा सभी कणों का समान है। ठीक है, क्या कहा फिर से सुनना। मान लेते हैं कोई पिंड या दृढ़ पिंड घूर्णन अक्ष AB के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा या घूम रहा है। पिंड कई कणों से मिलकर बना है, कई कणों से, असंख्य कणों से, अनंत कणों से मिलकर बना है। उनमें से कुछ कणों का नाम हमने लिखा है, कुछ कणों का द्रव्यमान लिखा है हमने m1, m2, m3, m4 डैश डैश और भी है। तो घूर्णन अक्ष से उनकी लंबवत दूरी क्रमशः r1, r2, r3, r4 डैश डैश उन कणों का रेखी वेग क्रमशः v1, v2, v3, v4 डैश डैश और भी। ठीक है ना। तथा सभी कणों का कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा समान रहता है। अब एक कण का रेखी वेग, एक कण की पहले गतिज ऊर्जा लाएंगे, किसकी? तो एक कण की लाएंगे तो k बराबर 1/2 mv²। देखना एक कण की लाएंगे तो 1/2 mv² होगा m1v1²। एक कण की लाएंगे तो 1/2 m1v1 चलेगा। अब होता है v बराबर ओमेगा r, v बराबर, तो पहले कण के लिए लिखेंगे तो v बराबर ओमेगा r1 होगा। v1 बराबर ओमेगा 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी कणों का कोणीय वेग है ना। अब तो v1 की जगह ये लिख दिया जाए तो 1/2 m1 और ये ओमेगा r1 का स्क्वायर, तो 1/2 m1 ओमेगा स्क्वायर r1। ये पहले कण का हुआ, किसका? पहले कण का। ठीक, मान लो ये पहले कण के लिए हो गया। अब दूसरे का निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 m2 ओमेगा स्क्वायर r2 का होगा कि नहीं। तीसरे कण का निकालेंगे तो 1/2 m3 ओमेगा स्क्वायर r3 का, ऐसे आता ही रहेगा कि नहीं। अब पूरे पिंड का निकालना होगा तो सबको जोड़ देंगे। पूरे पिंड का निकालना होगा तो सबको तो जोड़ेंगे। मान लो तो E बराबर हो जाएगा E या K जो भी लिखो, घूर्णन गतिज ऊर्जा K भी लिख सकते हैं। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r1², 1/2 m2 ओमेगा स्क्वायर r2², 1/2 m3 ओमेगा स्क्वायर r3² डैश डैश आएगा कि नहीं। तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर कामन ले लेंगे, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, 1/2 ओमेगा सब में है। तो ये m1 r1², m2 r2², m3 r3² डैश डैश चलेगा। अब बताना तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर, और ये आप लोगों को बता दें m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² है, तो इसको लिखा जा सकता है सिग्मा m r²। क्या लिख सकते हैं? और जब सिग्मा m r² लिख देंगे तो ये किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर i। तो ये हो जाएगा 1/2 i ओमेगा। ये है किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है ना। तो अब तो लेक्चर तो दे दिए, लेकिन अब आप लोगों को लिखोगे कैसे, पूरा डिटेल में बोर्ड एग्जाम में लिखा कैसे जाता है वो सब हम लिख के बताएंगे। अब ऐसे तो लेक्चर भर देना हो तो कोई बात नहीं, पूरा हो गया। अब आप लोग ऐसे हवाई देख भी लिए, लेकिन जिनको ये है कि परीक्षा में लिखेंगे कैसे सर, तो उसका हम डिटेल में बता रहे हैं, देखना। लिखेंगे, मान लिया
पिंड घूर्णन अक्ष AB के परितः, मान लिया कोई पिंड घूर्णन अक्ष AB के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। पिंड असंख्य कणों से या अनंत कणों से मिलकर बना है। उनमें से कुछ कणों का द्रव्यमान क्रमशः M1 M2 M3 डैश डैश है। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी क्रमशः R1 R2 R3 डैश डैश तथा रेखी वेग क्रमशः V1 V2 V3 डैश डैश, किंतु सभी कणों का कोणीय वेग ओमेगा समान है। तब पहले कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा, पहले कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 M1 V1 स्क्वायर, गतिज ऊर्जा का सूत्र यही होता है। तो 1/2 M1 ओमेगा R1 का स्क्वायर, क्योंकि V बराबर ओमेगा R होता है। V बराबर, ध्यान दीजिए, V बराबर ओमेगा R, तो पहले कण के लिए तो V1 बराबर ओमेगा R1, ओमेगा 1 क्यों नहीं, क्योंकि सभी का समान होता है। 1/2 M1 ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर, पहले कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर इतना, दूसरे कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 M2 ओमेगा R2 स्क्वायर, ठीक है। 1/2 M2 ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर, 1/2 M3 ओमेगा स्क्वायर R3 स्क्वायर, ऐसे आता ही रहेगा, ऐसे आता ही रहेगा। ठीक है, पहले कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा इतनी आई, दूसरे कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा ये हो जाएगी, तीसरे कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा ये हो जाएगी। बार बार मन में प्रश्न आता होगा कि सर ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 क्यों नहीं लिखे हैं, तो हम बार बार बता रहे हैं
कि जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है तो उसके अवयवी कण जो हैं वृत्तीय गति करते हैं, और सबका कोणीय वेग जो है वो समान होता है, रेखीय वेग जरूर अलग अलग होता है। अब जब ये सभी कणों का घूर्णन गतिज ऊर्जा आ गई तो क्या करेंगे, तब संपूर्ण पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर 1/2 m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर 1/2 m3 ओमेगा स्क्वायर r3 स्क्वायर, ये डैश डैश। तो E बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर डैश डैश। तो E बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख देंगे सिग्मा एम आर स्क्वायर। E बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई बराबर होता है सिग्मा एम आर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो E बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखिए, तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर ये है घूर्णन गतिज ऊर्जा। अब यहाँ से एक बात आप लोगों को हम बता दें कि ये जो घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र आया है, इसमें जो देखिए, जो E बराबर आप लोग 1/2 mv स्क्वायर, ये रेखीय गतिज ऊर्जा है। क्या है? इसी को बोलते हैं स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। इसको तो ये क्या है? घूर्णन गतिज ऊर्जा। हम ये कुछ कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। ये है घूर्णन गतिज ऊर्जा और ये है स्थानांतरित गतिज ऊर्जा या कि रेखीय गतिज ऊर्जा। देखा ये जा रहा है 1/2, इसमें भी है 1/2, इसमें आई है, इसमें ओमेगा है, इसमें कुल मिला के रेखीय गति में जो काम द्रव्यमान करता है, घूर्णी गति में वही काम जड़त्व आघूर्ण करता है। क्या? रेखीय गति में जो रोल द्रव्यमान का होता है, घूर्णन गति में वही रोल किसका होता है? जड़त्व आघूर्ण का। और रेखीय गति में जो काम वेग भी करता है वो इसमें कोणीय वेग ओमेगा होता है ना। तो एक बात क्लियर हुई कि घूर्णन गति में जो काम जड़त्व आघूर्ण करता है, रेखीय गति में वही काम द्रव्यमान करता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना। घूर्णन गति में जो काम जड़त्व आघूर्ण करता है वो रेखीय गति में वही काम द्रव्यमान करता है। देख लो चाहे, ठीक है ना। तो ये घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र हुआ। मान लीजिए
कोई पिंड ऐसा है जो घूर्णी गति भी करता हो और रेखी गति भी करता हो। रेखी गति में स्थानांतरी गति। कोई ऐसा पिंड हो जो घूर्णी गति भी करता हो और रेखी गति यानी स्थानांतरी गति भी करता हो, तो उसकी यदि संपूर्ण ऊर्जा निकालना हो तो घूर्णन गतिज ऊर्जा प्लस स्थानांतरी गतिज ऊर्जा। क्या कहा हमने? यदि कोई पिंड ऐसा हो जो घूर्णी गति भी करता हो और रेखी गति भी करता हो, स्थानांतरी गति, ठीक है। यदि कोई पिंड घूर्णी गति और स्थानांतरी गति दोनों करता हो तो ऐसी स्थिति में उसकी कुल ऊर्जा जब निकालना होगा तो दोनों का टोटल करना पड़ेगा। अब लगता होगा सर ऐसा कोई एग्जाम्पल तो बताइए, तो सुनो एक सिंपल उदाहरण। जैसे मान लीजिए साइकिल को आप स्टैंड में लगा के उसकी पहिया को घुमाओगे, साइकिल को स्टैंड में लगा के और जब उसकी पहिया को घुमाओगे, पाइडल घुमाओगे तो पहिया घूमेगी, तो उस समय वो पहिया सिर्फ घूर्णी गति करेगी। क्या करेगी? और यदि आप साइकिल को चला रहे हो तो उसमें घूर्णी गति भी हो रही है और स्थानांतरी गति भी। पहिया अक्ष के चारों ओर घूम रही है और एक स्थान से दूसरे स्थान भी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो गति होगी वो ये कहलाएगा कि वो घूर्णी गति भी कर रहा है और स्थानांतरी या रेखी गति भी कर रहा है। कहोगे कि तो रेखी गति वाला ही केवल बताइए। मान लीजिए साइकिल का ब्रेक दबा लो और खींच दो तो फिसल के जाएगी, पहिया फिसल के, तो उस समय घूमेगी नहीं पर फिसल के, तो वो केवल स्थानांतरी गति होगी। एक में तीनों बात क्लियर हो गई। क्या कहा हमने? यदि साइकिल को स्टैंड में लगा के उसकी पहिया को घुमाया जाए तो सिर्फ घूर्णी गति है, और यदि साइकिल को चला रहे हो जमीन में तो स्थानांतरी गति और घूर्णी गति दोनों। और यदि ब्रेक दबा के कुछ दूर खींच दिए तो फिसल के जब जाएगी तो सिर्फ रेखी गति होगी या स्थानांतरी गति, ठीक है ना। तो यदि केवल स्थानांतरी गति होगी तो गतिज ऊर्जा का ये सूत्र, और केवल घूर्णी गति होगी तो उसका फार्मूला ये। और यदि स्थानांतरी गति घूर्णी गति दोनों हो तो ऐसी स्थिति में फिर दोनों ऊर्जाओं को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी ये हम कहना चाहते हैं कि यदि कोई पिंड घूर्णी गति के साथ साथ स्थानांतरी गति भी करता है तब उसकी संपूर्ण ऊर्जा बराबर घूर्णन गतिज ऊर्जा प्लस स्थानांतरी गतिज ऊर्जा। तो यही थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है ना। लिखो, यदि कोई पिंड घूर्णी गति के साथ साथ यदि कोई पिंड घूर्णी गति के साथ साथ स्थानांतरीय गति भी करता है तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा ई टोटल, ईटी लिखे हैं, ई टोटल बराबर स्थानांतरी गतिज ऊर्जा प्लस घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो 1/2 mv² प्लस 1/2 I ω²। ठीक, लेकिन ये बता दें I बराबर m² होता है, जहाँ k
के घूर्णन त्रिज्या आई बराबर एम के स्क्वायर। के क्या है? घूर्णन त्रिज्या है। आई बराबर एम के स्क्वायर होता है, जहाँ के क्या है? घूर्णन त्रिज्या। इसको पीछे वीडियो में आप देख सकते हो, डिटेल में समझना हो तो। यदि हो गया, होता ही होगा तो कोई बात नहीं है ना। आई बराबर एम के स्क्वायर, के क्या है? घूर्णन त्रिज्या, और ओमेगा बराबर होता है भी बटे, ओमेगा बराबर होता है भी बटे आर। ओमेगा बराबर भी बटे आर। तो यहाँ पर क्या करें? 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 आई के जगह एम के स्क्वायर, और ये v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब क्या करें? 1/2 mv स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो ये उस समय की ऊर्जा है, ये उस समय की ऊर्जा है जब, ये उस समय की ऊर्जा है जब पिंड में घूर्णन गति के साथ साथ स्थानांतरी गति भी होती है तब। ठीक है ना। ठीक है। जब कोई पिंड घूर्णी गति के साथ साथ स्थानांतरी गति भी करेगा तो उस समय उसकी घूर्णन गति ऊर्जा, उसकी संपूर्ण ऊर्जा का ये सूत्र होगा। ठीक है ना। अब ये क्या है? घूर्णन त्रिज्या है। आर क्या है? पिंड की त्रिज्या है। भी क्या है? रेखी वेग है। एम क्या है? पिंड का द्रव्यमान है। ठीक है ना, याद रखना। समझ में आ गया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ना समझ में आए तो डिलीट भी कर सकते हो अपनी तरफ से। थैंक यू।